नमस्कार दोस्तों। अब कई सारे पाकिस्तानी जो हजम नहीं कर पा रहे कि इंडिया इतना बड़ा कैसे हो गया, वो आज भी सोचते हैं कि वो इंडिया इतना नीडर और इतना पावरफुल कैसे हो गया है, क्योंकि वही इंडिया है जो आज से 5, 7 या फिर 10 सालों पहले सुना करता था वेस्ट की, खास करके चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, यूएस हो, यूके हो, फ्रांस हो, ये सारे कंट्रीज की सुना करता था और कोई चू भी नहीं करता था। लेकिन अब दिक्कत ये आ गई है वेस्टर्न कंट्रीज को कि कनाडा को यहाँ पर बैठा बैठा हमने नानी याद दिला दी है। और हो भी क्यों ना, देखिए रशिया का सपोर्ट, अमेरिका का सपोर्ट, यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को हर किसी न किसी चीज पर। इवन चाइना भी चाहता है कि इंडिया उनके पाले में ही रहे, इंडिया अमेरिका के पाले में न जाए। और चाइना ये गलती कर रहा है कि उसको मतलब वो अपना एक डमी स्टेट बनाना चाहता है इंडिया को, या फिर कहीं के अपने नीचे रखना चाहता है। अगर उसने ठीक वैल्यू देकर इंडिया को अपने साथ खड़ा रखा होता तो ये अमेरिका की जरूरत ना पड़ती किसी को, और इंडिया और चाइना दोनों ही काफी थे पूरी दुनिया के लिए। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। भारत इतना निडर कैसे हो गया? भारत इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द प्लेनेट। भारतीय वजारत दाखिला की जानिब से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वीजों के लिए एनसीओसी जारी नहीं किया। सर, आज आजाद कश्मीर हमारे साथ रहना नहीं चाहता। गिलगित बल्तिस्तान जो है वो जाने को घूम रहा है। सिंध के अंदर जो सूरत हाल है आप लोगों के सामने है। इंडिया ये कर रहा है, आप खुद अपने मुल्क में देखो, इंडिया तो चांद पर पहुंच गया, हम आज भी जमीन पर है। मेरा जो न्यू दिल्ली है वो तो हम पहुंच गए चांद पे जी। एससीओ भी हमने की है, फिर ब्रिक्स में हम बड़े सॉलिड किस्म के मेंबर हैं, और कुछ नहीं तो G20 की एक रोटेटरी मीटिंग हमने की है। और उसमें हमने ये देखा है कि जो बाइडेन साहब आते हैं तो मैं एक मिनिस्टर को भेजता हूं एयरपोर्ट पे, कि जिस तरह मुझे एक यानी मिनिस्टर ने रिसीव किया था, मैं भी मिनिस्टर को रिसीव करने के लिए भेज रहा हूं। फिर उसके बाद ये है कि P5 का जो मेंबर का बनना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने के एस्पायरेंट हैं आप। फिर उसके बाद ये है कि यानी अगस्त 2019, जब ये 5 अगस्त 2019 का वाकया पेश आता है, इतना बड़ा ये वाकया हमने किया और दुनिया खामोश रही, और कश्मीर को हमने अपने तई, वो जो मकबूजा कश्मीर है उसको अपना हिस्सा बना लिया। फिर साउथ चाइना सी में आ जाइए कि उसमें दुनिया को हमारी जरूरत है। मतलब ये कि वो जो तमाम ट्रेड रूट्स हैं उसमें इंडिया एक वाइटल किरदार अदा करेगा। और सबसे बढ़ के कि जनूबी एशिया में चाइना का जो कंपेटिटर है बन के, और चाइना के खिलाफ चाइना कंटेनमेंट की जो वेस्ट की पॉलिसी है उसके लिए मैं पुलिसमैन हूं। अब मुझे बताएं, ये इतने सारी वजूहात हों तो चौड़ तो होता है ना आदमी, सर पे तो चढ़ती है ना। ट्रूडो साहब ने जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो थोड़ी ढीली थी। उन्होंने उसमें जिक्र किया कि हाउ इंपॉर्टेंट इंडिया इज, और हम इंडिया से खराब नहीं करना चाहते, हम कोई प्रवोक नहीं करना चाहते। वो दूसरी जरा वो ही वाज ऑन अ बैक फुट राइट नाउ। दूसरा, जो कनाडा जो सपोर्ट चाहता था इंटरनेशनल कम्युनिटी से, वो नहीं आई। कनाडा की ख्वाहिश थी कि अमेरिका और बरतानिया कोई जॉइंट स्टेटमेंट दे, वो उन्होंने नहीं दी। फिर वो आए 5 कंट्रीज हैं, उनकी तरफ सपोर्ट के लिए गए, उन्होंने भी कुछ सपोर्ट सही नहीं की। उनकी वजीर खारजा इस वक्त यूनाइटेड नेशंस में आई, उन्होंने G7 कंट्रीज के लोगों से मिली, सपोर्ट हासिल करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो सकी। अब थोड़ा सा जैक सुल्लिवन जो कि अमेरिकन एनएसए हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जो पहली स्टेटमेंट से जो दूसरी स्टेटमेंट है थोड़ी स्ट्रांग है। उसमें उन्होंने जो लफ्ज ये इस्तेमाल किया है कि हम भारत को कंसेशंस नहीं देंगे, और हमारे एलाय हैं कनाडा, और उनको चाहिए कि उनके साथ कोऑपरेट करें। अब उसके बाद जस्टिन ट्रूडो की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने अब वो स्टैंड उनका ये है कि वो कहते हैं हमारे पास एविडेंस मौजूद है, कुछ काले हैं, हमारे पास कम्युनिकेशन है, कुछ हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं। और यहां पे ये भी ये खबर आ रही है कि I5 जो कंट्रीज जिनके साथ उनका रिलेशनशिप जो एक उनका पैक्ट है, उनमें से एक कंट्री जो है उनके पास किसी इंडियन डिप्लोमेट की कोई काले या शवाहिद मौजूद है, और दे आर कोऑपरेटिंग विद देम। अब बात यहां तक है, अभी तक कनाडा ने कोई भी शवाहिद नहीं रखे सामने। अब जो इशू जो बना है, वो जो समझा ये जा रहा है, या जो लोग मुख्तलिफ एनालिसिस कर रहे हैं, जो मैं अपनी नजर से भी ये कहता हूं कि एक तो ये कहा जाता है कि अगर 2 साल पहले कनाडा को बताया गया था कि निज्जर साहब इज अ टेररिस्ट, तो उस वक्त उन पे एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अगर लिया होता तो आज निज्जर साहब जिंदा होते। एग्जैक्टली। एक तो ये बात है। अब दूसरा उसमें यह है कि अगर आपके पास शवाहिद इतने आप नहीं बताना चाह रहे, तो आपको अपनी असेंबली में खड़े होकर इतना बड़ा एलिगेशन लगाने की क्या जरूरत थी?
इतना बड़ा इल्जाम लगाने की क्या जरूरत थी? जब तक आपके पास सॉलिड चीजें मौजूद नहीं है तो क्यों नहीं कर रहे आप? दूसरी एक बात यह है कि 3 महीने हो चुके हैं उस मर्डर को, आपने उसके बारे में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, पता नहीं किस चीज का इंतजार आप कर रहे थे। कई लोग यहां अब ये भी बातें करते हैं कि मे बी ये G20 की सक्सेस के बाद इंडिया को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है शायद। अब वो कहते हैं जितने मुंह है उतनी बातें हैं। उसमें दो जो मैं समझता हूं सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ है, वो सिख कम्युनिटी को सबसे ज्यादा नुकसान। माइनॉरिटी है भारत के अंदर, और बिलखसूस जहां कई स्टेटों के अंदर बहुत ही थोड़े सिख होते हैं, और उनको हिंदू और सिख एक दूसरे के खिलाफ नफरतों को या कॉन्फ्लिक्ट को या जिस तरीके से कम्युनल एक इशू बनाने का ये मोजब बन रहा है। दूसरी बात ये हुई है कि जो कनाडा के अंदर है, इनके पन्नू साहब जो उनके सिक्स फॉर जस्टिस, उन्होंने कहा है कि हिंदू यहां से कनाडा से निकल जाए। हाउ इट इज पॉसिबल? आप हिंदुओं को कम्युनिटी एट लार्ज चेक कर रहे हैं, वो भी ज्यादती है दूसरी साइड पे। मैं हमेशा इन चीजों के खिलाफ रहा हूं कि वायलेंस नहीं होनी चाहिए, और बिलखसूस फेथ बेस्ड चीजों के ऊपर आके किसी को कहना, उन्होंने भी ज्यादती की है। लेकिन इसमें से कोई अच्छी चीज निकल नहीं रही है अगर देखा जाए तो। मेरा साहब, ये सारा आपने बयान किया, इसमें एक ये कि जैसे आपने कहा जैक सलिवान ने जो कहा, उसके बाद अब जो सेक्रेटरी स्टेट हैं ब्लिंकन साहब, उन्होंने भी ये कहा है उनकी तरफ से, मतलब ये एक बड़ी जो पहली स्टेटमेंट है कि जी जो इंडिया है वो कोऑर्डिनेट करे या कोऑपरेट करे। तो ये तो एक तरीके से रिक्वेस्ट ही हुई ना कि भाई प्लीज देखिए आप जरा उनकी तरफ वो क्या कह रहे हैं, बात सुने। तो वो तो अल्टीमेटली आप समझते हैं कि होना ही था, यानी जिस तरह उन्होंने लिस्ट दी इसी तरीके से अब वो कोई बात करेंगे तो बात हो जाएगी, ऐसे बढ़ेगा मामला। देखिए, अगर मुझसे जाती तौर पर पूछे वॉशिंगटन डीसी का मूड क्या लग रहा है, वॉशिंगटन डीसी इससे ज्यादा आगे नहीं जाएगा। उसकी वजह यह है कि इस वक्त वेस्टर्न सिविलाइजेशन इंक्लूड, और जिसको लीड हमेशा अमेरिका करता है, इन्होंने अपने सारे एग्स एक बास्केट में डाल रखे हैं भारत के चाइना के मुकाबले में। उन्हें इस वक्त एक पार्टनरशिप की जरूरत थी, और वो पता नहीं, यहाँ पे ये भी आर्टिकल लिखे जा चुके हैं, फॉरेन पॉलिसी में एक आर्टिकल बड़ा अच्छा आया था कि आइदर इंडिया जो है वो अमेरिका के सारे जो उम्मीदें हैं उस पर पूरा उतर सकेगा कि नहीं। मैं बल्कि उससे डिसएग्री करूंगा, मुझे नहीं लगता ये जिस तरह अमेरिकन ये चाहते हैं। यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी सोचता है ये कि भारत उनको आर्मी भेज दे, वहां पे हम बैठ के चाइना को वॉच करें, बल्कि वॉशिंगटन डीसी की ख्वाहिश है कि भारत चाइना के साथ अपने कॉन्फ्लिक्ट में आगे जाए, उनसे अपने जो टेरिटोरीज हैं वो वापस ले, और एक जिस तरह चाहते हैं कन्फ्रंटेशन टू एंगेज चाइना इनटू सम काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन दैट एरिया, आइदर भारत के साथ या फिर ताइवान के साथ, ताकि ये कैचअप कर सके चाइनीज ग्रोथ, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है। इस वक्त सबसे बड़ी थ्रेट जो अमेरिका को, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को है, वो चाइनीज इकोनॉमिक ग्रोथ है। उसको ये चाहते हैं काउंटर करना, जिस तरह मैंने आपको बताया, ये ताइवान में काउंटर करके उसको एंगेज करेंगे, ब्लीड करेंगे चाइना को, या और साथ वो समझते हैं कि भारत हमें वहां सपोर्ट देगा। इसलिए वो किसी ने भी, मैं फोरकास्ट अभी कर देता हूं, अनटिल सम बिग न्यूज टेक्स प्लेस, वो जब 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद कोई और न्यूज आएगी तो ये खत्म हो जाएगा, ये सारा प्रेशर रिलीज हो जाएगा मेरे ख्याल। इससे आगे इसका कोई फ्यूचर नहीं है, इसका कोई, उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में जो खुशियां मनाई जा रही हैं, जो वो अब्दुल्ला शादी में अब्दुल्ला बेगाना की सिचुएशन है कि लड़ाई हो गई भाई, ये तो